हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जीके रीजनिंग और क्वांट का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपना जनरल साइंस पे। जनरल साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस में क्या है 20 क्वेश्चंस जूनियर एग्जीक्यूटिव में आएंगे और 24 क्वेश्चंस आएंगे एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशंस एंड बीडी वाली पोस्ट की बात हो रही है और किसी पोस्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो इसमें जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे पूछ लिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बतानी चाहिए, ठीक है। पीसी कल्चर क्या होता है, ठीक है। पीसी कल्चर सबको पता है क्या होता है, फिश से रिलेटेड, जो हम लोग फिश पालते हैं। सेरी कल्चर क्या होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें एग्री रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखनी पड़ेगी, साइंस से रिलेटेड कुछ देखनी पड़ेगी और बायोटेक से रिलेटेड भी देखनी पड़ेगी। तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, करंट से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाती है बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसको कहते हैं हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से प्रिपेयर करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर कुछ आपको मैं वीडियोस में टर्मिनोलॉजी दे दूंगा कि एग्री से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, साइंस से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो ये मैं प्रोवाइड करूंगा इसके लिए। एटमॉस्फेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एटमॉस्फेयर में क्या पूछा गया था कि कंपोजिशन से रिलेटेड पूछे गए थे कि सबसे ज़्यादा कौन सी क्या कहते हैं गैस है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन है, सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन है। और फिर उससे तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, मीन्स कि वही एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि जैसे कि लेयर्स क्या होती हैं एटमॉस्फेयर की, सबको पता होगा। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, कितने किलोमीटर तक होती है ये सब हमें पता होना चाहिए। 10-12 किलोमीटर तक होती है अर्थ सरफेस से। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक्सोस्फियर, ये सब हमारा क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा ये वीडियोज़ में बताया जाएगा आगे, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। तो इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग अब थोड़ा सा साइंस में क्या है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से मतलब क्वेश्चंस जो आए हैं उनको अलग क्लासीफाई कर दिया है मैंने, ठीक है। जनरल साइंस में क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी, एटमॉस्फेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ये दोनों टॉपिक हो गए। अब बायोलॉजी से क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल, सेल एंड टिश्यू, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन क्या आया था कि ये आया था कि सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल किस सेल में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है हमारी कहाँ पे, एनिमल सेल में। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। डिजीजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, वायरसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बेसिक क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेलुलर जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। जैसे पूछा गया था एक बार कि कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए थे और बोला गया था कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इससे क्लासिफिकेशन से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रूट्स
स्टेम्स, फ्लावर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे पूछे जाते हैं ना कि आलू क्या है, आलू रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, क्या है, ठीक है। ऑनियन क्या है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि ऑनियन क्या है, तो ऑनियन क्या है हमारा, नाइदर अ रूट नॉर अ स्टेम, ठीक है। तो ऑनियन ना ही रूट है ना ही स्टेम है, ठीक है, ना ही तना है ना ही जड़ है, इसको कहते हैं हम लोग बल्ब, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसके लिए भी वीडियो मैं ही प्रोवाइड करूँगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आए, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स से क्वेश्चन आए हैं दोनों ही बार, दो मतलब दोनों ही बार मीन्स कि 2016 से मुझे पता है, मैंने देखा है इसका, उससे पहले इस पोस्ट के लिए कुछ था या नहीं था मैंने नहीं चेक किया, ठीक है। तो 2016 2018 में हमारे क्वेश्चंस आए हैं केमिकल कंपाउंड से। जैसे पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो इनका हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उनका जनरल नेम क्या है, जैसे कि बेकिंग पाउडर का जनरल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। वैसे ही जैसे पूछा क्या जा सकता है, पूछा यह जा सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CSO4.2H2। POP जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका क्या होता है, CSO4.12H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O मीन्स डेकाहाइड्रेट। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेसिक हमारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं वो हमें पता होना चाहिए, उनका जनरल नेम पता होना चाहिए। थोड़ा सा हमें आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो ये हम लोगों को देखना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मतलब मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। और मेलिएबल डक्टाइल का मतलब पता है ना सबको, मेलिएबल का मतलब कि जो लचीला होता है और डक्टाइल का मतलब जिससे तार बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उल्टी प्रॉपर्टी होती हैं बिल्कुल बिल्कुल मेटल से, ठीक है। और तो इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनकी रिएक्शंस हो गई, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक बार पूछा गया है 2018 में कि वाटर के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है हमारा क्या, सोडियम। मतलब गिवन एग्जांपल्स में, गिवन ऑप्शंस में हमारा जो सही करेक्ट आंसर था वो क्या होगा, सोडियम। वैसे ही पूछा गया था जैसे केन शुगर, केन शुगर का केमिकल नेम क्या है, केन शुगर का केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये है कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा किसी दूसरे मेटल से, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था इससे, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता दूंगा जब डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये है कि बस कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। एसिड बेस, एसिड्स बेस एंड इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडिकेटर्स में क्या, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे अपना हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है इंडिकेटर ही है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आपने पढ़ा होगा अगर जिसने साइंस पढ़ी है। मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, ये सब हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब केमिकल वाले,
और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर से ही क्वेश्चंस पिछले बार आया था कि हल्दी जो हमारी टर्मरिक होती है वो हमारी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और कौन कौन से हैं? ग्रेप जूस, मतलब कि ग्रेप जूस को क्या कहेंगे? ग्रेप जूस होता है क्या होता है? अंगूर का जूस, हाँ ठीक है, ग्रेप जूस। ऑनियन, ये सब हमारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि ये एसिड है कि ये बेस है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ये होते हैं जो हमारे नेचर से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल वाले जो हम लोग बनाते हैं लैब में। तो मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थिलीन ये सब हमारे आर्टिफिशियल वाले हैं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से इतना तक हो गया। अब इसमें मेनली क्या है कि जो एक क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई की गई है। तो किस बेसिस पे की गई है? एटॉमिक नंबर पे की गई है, ठीक है। अगर पूछा जाता कि कौन सी टेबल एटॉमिक मास पे क्लासिफाई की गई है तो उसको कहते हैं हम लोग मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये एटॉमिक मास पे की गई थी। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल का, ज़्यादा ये नहीं करना है कि हाँ मतलब 1 से 25 तक एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स नॉन मेटल्स सब याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस खाली क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की रिएक्शंस देखनी है, जैसे एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटिक एसिड जो होता है अपना, ठीक है, विनेगर जिसको कहते हैं, एल्केन्स, इनके कुछ रिएक्शंस देखनी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है। ऐसा नहीं है मतलब सारी रिएक्शन देखनी है, कोई हम लोग IIT JEE की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है बस। जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है सबको पता होगा। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनने को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। पूछा क्या गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था पिछले साल कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स कौन से हैं गिवन ऑप्शंस में। तो एस्टर क्या होता है? हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में हाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एवापोरेशन के बारे में बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस हमें पता होने चाहिए। और ये सब जो है ना, ये सब मैं वीडियो में ही बनाऊंगा अपने, ठीक है। वीडियो इनके लिए मिल जाएगा आपको, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस लाइक एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन सबको पता है ना, एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था कि सरफेस एरिया बढ़ा दें तो एवापोरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था मगर ऐसा ही कुछ रिलेटेड था कि सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस होता है कि नहीं होता है एवापोरेशन का। तो एवापोरेशन का सरफेस एरिया पे क्या होता है? डिपेंडेंस होता है, मतलब डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो जल्दी पानी उड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। बॉइलिंग में क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इससे ही रिलेटेड फिनोमेना है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या है ये टर्म है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सब्लिमेशन हमें पता होना चाहिए। सब्लिमेशन का मतलब पता है सबको? सब्लिमेशन जो डायरेक्टली सॉलिड से हम लोग कहाँ चले जाते हैं? वेपर फेज़ में। वेपर फेज़ में इसकी गैस में चले जाते हैं। तो जैसे कपूर जो हम लोग जलाते हैं वो होता है सब्लिमेशन। कपूर सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फेज़ में। ऐसा कभी कपूर में आग लगाई और पानी बन गया फिर उसके बाद वेपर फेज़ बन रही है, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ही सेम आयोडीन जो होती है वो भी सबलाइम करती है। सबलाइम का मतलब वही सॉलिड से डायरेक्टली, अगर आयोडीन को कमरे में रखोगे तो सीधे वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर फेज़ में।
तो ये हमारा क्या हो गया, केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। और ये सारा जो सब कुछ है ये मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो केमिस्ट्री बायो का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा तो क्या मतलब है। फिजिक्स में आएंगे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में क्या क्वेश्चन आए थे कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। मतलब गिवन ऑप्शंस में जूल थी, कैलोरी भी एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा बहुत आइडिया सबको पता होना चाहिए। एनर्जी की यूनिट गिवन ऑप्शंस में क्या थी, जूल थी। वैसे और भी क्या होती है, कैलोरी भी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो कितने मीटर क्यूब होते हैं, डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और हम लोग को पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ से आप अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 लीटर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई डिफेक्ट्स मतलब मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये हमारे क्या हैं, आई डिफेक्ट्स हैं। इससे एक क्वेश्चन आया था कि प्रेसबायोपिया क्या होता है। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जो जैसे एज के साथ जो दिखना कम हो जाता है ना, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो ये क्वेश्चन आया था। यूज़ ऑफ लेंसेज, दिखना कम हो जाता है मीन्स पास का दिखना कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो यूज़ ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो अपनी मोटरसाइकिल होती है उसमें हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है। तो कौन सा लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। डेंटिस्ट, एक क्वेश्चन ये भी आया है, ये 2016 में शायद आया था कि डेंटिस्ट जो यूज़ करता है मिरर, वो कौन सा मिरर यूज़ करता है। तो कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करता है। कन्वर्जिंग, अरे क्या होती है स्पेलिंग कन्वर्जिंग की, कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ मिरर्स और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इतना हो गया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से क्वेश्चंस आए हैं। ये पूछा गया था कि एमीटर जो होता है वो क्या मतलब क्या मेज़र करता है, क्या मेज़र करता है एमीटर, करंट मेज़र करता है। वो वोल्ट मीटर सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं देखनी। स्क्रू गेज के बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। स्क्रू गेज से पूछा गया था क्वेश्चन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस पता है तो हमें स्पीड वेलोसिटी में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट आया था कि पूछ दिया कि एक 30 डिग्री एंगल पे एक बॉल फेंकी गई है तो कितनी दूर तक जाएगी, ऐसी वाली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, 40 किलोमीटर चला है 2 घंटे में, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ये तो सब लोग निकाल सकते हैं, मगर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्वेश्चन आया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन से क्वेश्चन था कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होती है वो किस लॉ को एक्सप्लेन करती है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब कि जैसे हम बंदूक चलाते हैं, पता नहीं बंदूक मैंने तो नहीं चलाई, ठीक है, मगर अगर बंदूक चलाएंगे तो झटका लगता होगा। तो जो झटका लगता है वो किस वजह, कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो ये हमारा क्या है, ये इतना हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2016 में था कि मून पे जो ग्रेविटी है वो कितनी है अर्थ से, तो 1/6 ऑफ अर्थ है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर किसी बॉडी पे लग रही है तो वो जो फोर्स होगी इसको क्या कहेंगे, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग वेट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है आदमी पे किसी भी बॉडी पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको वेट कहते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, वेट, ठीक है। तो अर्थ पे जैसे हम खड़े हुए हैं और हमारे ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ठीक है। उसको और उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रही है हमारी बॉडी पे वो हमें फील नहीं हो रही, उसको कहते हैं हम लोग वेट, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जैसे वर्क से क्या क्वेश्चन था कि सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे सर्कुलर मोशन मतलब जैसे कोई चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर वर्क क्या होगा, उसमें 0 वर्क होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी कन्वर्जन से एक क्वेश्चन था कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें जो हमारी कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हमारे जैसे डैम वैम जो होता है वहाँ पे कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये पूछा गया था। और इसमें था हमारा हीट एंड थर्मो से कुछ क्वेश्चन थे, थर्मोडाइनमिक्स से। मतलब इतना लंबे चौड़े नाम सुन के ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ पूछा गया है। थर्मोडाइनमिक्स का मतलब तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 kg वो क्या कहते हैं वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो 1 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में जो हीट लगती है, जो हीट निकाली जाती है, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, उसमें क्या होता है 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में, मतलब उड़ाने में उसको पूरी तरह से 1 kg वाटर को उड़ा दिया, मतलब इतना गर्म किया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए हम लोग कि वो पूरा पानी उड़ गया, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, उस वक्त हमारी क्या है, हीट देनी पड़ेगी। जब हम लोग पानी उड़ा रहे हैं तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कितनी एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ से कहाँ, हमारा लिक्विड से वेपर में, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग पानी से पानी को जमा रहे हैं, ठीक है। तो पानी मतलब वाटर से हम लोग आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे हीट निकालनी पड़ती है, वहाँ पे हीट देनी पड़ती है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया जो भी बताया, मगर इतना नहीं जानना है। डेफिनीशन आपको पता हो, बहुत क्लियर है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। बायोस्फीयर से क्वेश्चन आया है, तो अगर बायोस्फीयर से आया तो लिथोस्फीयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें बस टच करके जानना है इन टॉपिक्स को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस हो गया है। तो ये सब लोग आप लोग देख लीजिएगा फिर से वीडियो, ठीक है। तो ये सिलेबस इतना जितना बताया गया है इससे कुछ ना कुछ आया ज़रूर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, और इसके सारे वीडियोस मैं ही प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर। सो अब हम आगे का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।